ओपनिंग सीन में मिलो स्टैनफील्ड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा एक महिला को फूलों की दुकान में देख रहा होता है। इसी दौरान वह अपने आसपास हो रही घटनाओं का समय समझने के लिए जटिल गणनाएं कर रहा होता है। मिलो देखता है कि एक पैसेंजर, बस, एक गड्ढा, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक तेज साइकिल सवार उसके सामने से गुजर रहे हैं। इन चीज़ों को नोट करने के बाद वह सड़क पार करता है और एक मेल बॉक्स के ऊपर एक पेन रख देता है जो गड्ढे के पास होता है। इसके बाद उसकी योजना के अनुसार घटनाएं घटती हैं। एक टैक्सी गड्ढे से गुजरती है जिससे पानी उछलता है और पेन गिर जाता है। यह देखकर स्ट्रीट आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी तेज रफ्तार साइकिल सवार उससे टकरा जाता है। इस टक्कर से आर्टिस्ट मेल बॉक्स से टकरा जाता है और पास की फल की दुकान पर गिर जाता है। इससे सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, जिससे सबका ध्यान बंट जाता है, यहाँ तक कि बस ड्राइवर का भी। नतीजा यह होता है कि ड्राइवर ट्रैफिक लाइट को लाल होते नहीं देख पाता और वही महिला जिसे मिलो देख रहा था, सड़क पार करते हुए बस से टकरा जाती है और मौके पर ही मर जाती है। मिलो यह देखता है कि उसकी योजना सफल रही और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम पर शिफ्ट होता है, जो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीज़न में काम करती है और पैरानॉर्मल घटनाओं में विशेषज्ञ है। वह लंबे समय बाद अपने सिर की चोट ठीक होने के बाद काम पर लौट रही होती है। जैसे ही वह फ्रिंज हेडक्वार्टर में पहुंचती है, टीम सुपरवाइजर चार्ली उससे मिलता है और उसका स्वागत करता है। इसी दौरान एजेंसी के प्रमुख वॉल्टरनेट बिशप अपने लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से बात कर रहे होते हैं। फिलिप कहता है कि ओलिविया असली नहीं, बल्कि उसकी हमशक्ल फॉक्स लिविया है और उसे टीम में शामिल करना सही रहेगा या नहीं, इस पर चिंता व्यक्त करता है। यहाँ पता चलता है कि जो ओलिविया ऑफिस में मौजूद है, वह असली नहीं, बल्कि एक नकली ओलिविया है, जिसे असली की जगह भेजा गया है। वॉल्टरनेट बताता है कि असली ओलिविया की यादें फॉक्सलिविया के दिमाग में डाल दी गई हैं, क्योंकि वह बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टरनेट यह पता लगाना चाहता है कि वह यह कैसे करती है। वह कहता है कि उन्हें उसे यह यकीन दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछता है कि अगर वह अपनी नई पहचान को स्वीकार नहीं कर पाई तो क्या होगा, तो वॉल्टरनेट जवाब देता है कि फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद चार्ली टीम को एक रहस्यमय बस दुर्घटना के बारे में जानकारी देता है, जो इसी हफ्ते 2 बार हो चुकी है और हर बार पीड़ित की मौत हुई है। वह अपनी टीम को सतर्क रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद FBI की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और सुरागों की तलाश में बंट जाती है। इस जांच की अगुवाई FBI एजेंट लिंकन ली कर रहे होते हैं, जिनका चेहरा जलने के निशानों से बिगड़ा हुआ लगता है। चार्ली लाश की उंगलियों के निशान स्कैन करके मृत महिला की पहचान करता है। उसे पता चलता है कि मृतक महिला का नाम जूलियन फोस्टर था। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है, जो घटना से बहुत डरा हुआ होता है और कहता है कि उसने आज तक किसी जानवर तक को नहीं मारा था। दूसरी तरफ एजेंट ली दुर्घटना स्थल की जांच करता है, लेकिन कोई असामान्य संकेत नहीं पाता। हालांकि उसे वही बॉल पॉइंट पेन मिल जाता है। चश्मदीद गवाहों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और बताती है कि वहाँ एक स्ट्रीट आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए झुका था। तभी वह एक साइकिल सवार से टकरा गया और फल की दुकान पर गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली को शक होता है कि पेन ही वह चीज़ थी जिसने यह घटनाओं की श्रृंखला शुरू की, जिससे आखिरकार महिला की मौत हुई। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर में एजेंट ली और चार्ली इन दोनों बस दुर्घटनाओं के बीच कोई संबंध ढूंढने की कोशिश करते हैं। एजेंट ली पहली दुर्घटना की तस्वीर में भी वही पेन देखता है, जिससे वह और भी ज्यादा यकीन कर लेता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी की गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन एस्ट्रिड का मानना होता है कि कोई भी इंसान 2 बार इतनी सटीकता से घटनाओं की श्रृंखला नहीं बना सकता। इसी दौरान एक और ऐसी ही बस दुर्घटना हो जाती है, जिससे एस्ट्रिड चौंक जाती है। FBI एजेंट तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित लोग जिंदा हैं। जब वे वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया, जिससे बस ने नियंत्रण खो दिया। FBI एजेंट तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस बार पीड़ित लोग जिंदा हैं। जब वे वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करते हैं,
तो पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया था, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया। तभी ओलिविया जमीन पर एक बॉल पॉइंट पेन गिरता देखती है और समझ जाती है कि घटनाओं की यह कड़ी अभी खत्म नहीं हुई है। वह इधर उधर देखती है और एक पुल पर खड़े मिलो को देखती है। कुछ ही देर में एक आदमी ईयरफोन लगाकर सड़क पार करने लगता है और एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। ओलिविया को यकीन हो जाता है कि यह सब मिलो का किया धरा है। वह अपनी टीम को सतर्क करती है और उसकी ओर दौड़ती है। मिलो तुरंत नई गणना करता है और पुल से एक साइकिल नीचे गिरा देता है। इससे एक बस को रास्ता बदलना पड़ता है और वह पुल के ठीक नीचे आ जाती है। ओलिविया मिलो पर बंदूक तानती है और उसे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन मिलो पुल से कूदकर बस की छत पर लैंड करता है और भाग जाता है। इसके बाद मिलो अपने घर लौटता है, जहां उसकी बहन मैडलिन उसकी चिंता में बैठी होती है। वह कहती है कि अस्पताल से लगातार फोन आ रहे हैं, लेकिन मिलो उसकी बातों को अनसुना कर देता है। मैडलिन उसे सरेंडर करने के लिए समझाती है और कहती है कि वह बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन मिलो पहले ही उसके शब्दों का अनुमान लगाकर उसकी बात काट देता है। इसके बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा दिखाती है, जो उनकी माँ की दी हुई यादगार चीज़ है। मिलो इसे देखकर असहज महसूस करता है और कहता है कि अब इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरी ओर एजेंटली अपनी नियमित मेडिकल जांच के लिए अस्पताल जाता है। वह ओलिविया से कहता है कि वह तीनों पीड़ितों के बीच कोई संबंध खोजने पर ध्यान दे। ओलिविया मुख्यालय लौटकर गवाहों से बात करती है और थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि तीनों पीड़ित एक ही मेडिकल सेंटर से जुड़े थे। वह यह जानकारी चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत उस मेडिकल सेंटर की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर ओलिविया देखती है कि कुछ मरीज डिजिटल उपकरणों की बजाय बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वे डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो बताता है कि वे मानसिक रूप से अस्थिर मरीजों पर एक दवा का प्रयोग कर रहे थे ताकि उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ाई जा सके। वह उन्हें एक वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें ओलिविया मिलो को देख लेती है। जब वह उसके बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताता है कि मिलो का आईक्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसे उसकी बहन की निगरानी में छोड़ा गया था, लेकिन उसे वापस बुलाया जाना था ताकि उसकी स्थिति को सामान्य किया जा सके। पर अब वह किसी की बात नहीं सुन रहा और उसे काबू में लाने की कोशिश करने वालों को मार रहा है। मिलो की बहन के बारे में जानकर एफबीआई एजेंट उससे मिलने जाते हैं, लेकिन मिलो पहले से ही ओलिविया की हर गतिविधि पर नजर रख रहा होता है और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहा होता है। जब चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं तो मैडलिन उन्हें अंदर बुलाती है। जब वे उससे मिलो के बारे में पूछते हैं तो वह अनजान बनने की कोशिश करती है। एजेंट उसे समझाते हैं कि उसका भाई कितना खतरनाक हो चुका है। जब चार्ली मिलो के कमरे की तलाशी लेने जाता है तो ओलिविया मैडलिन से अपनी बहन के बारे में बात करती है और बताती है कि वे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थीं। यह सुनकर मैडलिन भावुक हो जाती है और अपने भाई की स्थिति के बारे में खुलकर बात करने लगती है। वह बताती है कि मिलो घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है और सिर्फ एक ही चीज उसकी एकाग्रता तोड़ सकती है, वह छोटा घोड़ा। ओलिविया उसे यकीन दिलाती है कि वे मिलो की सुरक्षा चाहते हैं और मैडलिन उसे एक नोट देती है जिसमें मिलो के होटल का पता लिखा होता है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली मिलो को पकड़ने की योजना बनाते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि कोई भी रणनीति बेकार जाएगी क्योंकि मिलो उनकी हर चाल पहले ही भांप सकता है। इसलिए वे बिना किसी बैकअप के होटल जाने का फैसला करते हैं। उधर मिलो होटल के कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा होता है और आने वाले पलों की गणना कर रहा होता है। वह देखता है कि ओलिविया और चार्ली कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं और वह उन्हें निर्माण स्थल की ओर ले जाकर ओलिविया को मारने की योजना बनाता है। उसकी गणना के अनुसार वहां की हवा बहुत पतली होगी, जिससे ओलिविया सांस नहीं ले पाएगी और ऊपर से गिरने वाली ईंटें उसे कुचल देंगी। जैसा कि उसने सोचा था, ओलिविया और चार्ली होटल पहुंचते हैं और मिलो को बाहर भागते देखते हैं। वे उसका पीछा करते हुए निर्माण स्थल तक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ मिलो की गणना गलत हो जाती है। ओलिविया चेतावनी के संकेत नहीं पहचानती और बिना मास्क पहने आगे बढ़ जाती है, जिससे मिलो की योजना गड़बड़ा जाती है। वह गिरती हुई ईंटों से भी बच जाती है। यह देखकर मिलो हैरान रह जाता है और अंत में ओलिविया उसे पकड़ लेती है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी से ओलिविया बेहोश होने लगती है, लेकिन चार्ली समय रहते उसे ऑक्सीजन मास्क पहना देता है और उसकी जान बच जाती है। बाद में
ओलिविया मिलो को अस्पताल में देखने जाती है, जहां वह अब एक सुपर कंप्यूटर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिमाग में वह दवा बहुत लंबे समय तक रह गई है, इसलिए अब उसे सामान्य नहीं किया जा सकता। उसका दिमाग इतना तेज हो चुका है कि अब केवल मशीनें ही उसकी सोच को समझ सकती हैं। ये सुनकर मैडलिन दुखी हो जाती है और अपने भाई को आखिरी बार देखने जाती है। वह उसके सामने वही छोटा घोड़ा रख देती है जो कभी उनकी माँ ने दिया था। शाम को जब ओलिविया अपने घर पर होती है तो उसे अचानक अपने दूसरे ब्रह्मांड के प्रेमी पीटर का एक दर्शन होता है। वह उसे बताता है कि वह इस ब्रह्मांड की नहीं है। वह कहता है कि अगर वह सचमुच इस दुनिया की होती तो उसने चेतावनी के संकेत पहचाने होते और वहीं रुक जाती। पीटर उसे समझाता है कि अगर वह वास्तव में इस दुनिया की होती तो वह पहले ही मर चुकी होती। वह उसे अपनी असली यादों को फिर से याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बाद वह उसे चूमता है और गायब हो जाता।